नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूं, रियल एस्टेट और गरम तवा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड हैं। आज इस वीडियो से मैं रियल एस्टेट मास्टरी का जो कोर्स जिसका मैंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर करने जा रहा हूं। इसमें 50 से लेके 80 ऐसे टॉपिक्स होंगे जिससे आप रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये मैं आपको अपनी पेड कंसल्टेशन से निकाल के दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए एक छोटी सी फीस भी रहेगी। आपको इस चैनल के 2 सब्सक्राइबर ऐड करने हैं पर पर्सन। काफ़ी आसान टारगेट है। आप अगर खुद वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी वाइफ से सब्सक्राइब करा सकते हैं, अपने बच्चों से सब्सक्राइब करा सकते हैं, किसी को शेयर करके उससे सब्सक्राइब करा सकते हैं। कंटेंट में आपको मज़ा आ जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। जितने भी लोग एक्साइटेड हैं अभी वो नीचे EX टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ रियल एस्टेट का मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसे रिलेट करके दिखाऊंगा। फिर आप देखना कंटेंट की खूबसूरती, और एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं कवर नहीं किया जा रहा। रियल एस्टेट जो होता है उसमें आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट आता है और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट आता है। बाकी और उसमें टॉपिक्स होते हैं जैसे रीट होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह, वो सब आगे की चीज़ें हैं। बट मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझाता हूँ रियल एस्टेट क्या होता है, कैसे काम करता है और आप इसे अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। तो समझते हैं। रियल एस्टेट में मैं जो बात करूंगा वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करूंगा, क्योंकि इंडिया में जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कॉमर्शियल रियल एस्टेट की 6 से लेके 7-8% तक रेंटल यील्ड होती है। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो रेंटल यील्ड उसकी 6 से 8% के बीच की है इनिशियली शुरुआत में, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क के साथ आती है। लोग ये नहीं समझते। लोग समझते हैं कि अगर मुझे 20% पर ईयर का रिटर्न मिल रहा है तो वो ऐसे ही मुझे रिटर्न मिल जाएगा। बट उसके साथ एक एसोसिएटेड रिस्क होता है जिसकी आपको समझ होनी चाहिए। और रियल एस्टेट के जो डायनेमिक्स हैं इंडिया में वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कुछ एक जगह पे वो डायनेमिक्स क्लियर हैं, जैसे गांधीनगर में गिफ्ट सिटी हो गई। तो ऐसी जगह पे तो रियल एस्टेट में कॉमर्शियल वालों के डायनेमिक्स क्लियर हैं, उसमें लैंडिंग, लीजिंग और ये सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। बेंगलोर में भी कुछ हद तक आप कह सकते हो, बट वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहता, वो बड़े प्लेयर्स के लिए रहता है। आप लेने को ले सकते हो, गुड़गांव में बहुत सारे SCO प्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं, बट वो उतने फ्रूटफुल नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं किसी और वीडियो में करूँगा। बट इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को समझाऊंगा कि उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे करते। तो अब सबसे पहले रियल एस्टेट को एज अ होल समझते हैं। जो हम लोग घर खरीदते हैं अपने रहने के लिए वो रियल एस्टेट में आता है। हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो रियल एस्टेट में आता है। जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ एसेट है वो रियल एस्टेट है, जिसकी एक इनहेरेंट वैल्यू है अपने आप में। अब जैसे फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव्स होते हैं तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। जो डेरिवेटिव्स हैं वो अपनी वैल्यू किसी डिराइव्ड एसेट से निकालते हैं, बट रियल एस्टेट अपने आप में वो एसेट होता है। थोड़ा सा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी लग रहा होगा मुश्किल समझने में, बट धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो देखो, रियल एस्टेट की जो साइकिल होती है वो सबसे बड़ी साइकिल होती है। रियल एस्टेट की साइकिल लास्ट करती है लगभग 8 साल तक। तो लास्ट हमने रियल एस्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा कब सुना था? जब 2008 में US में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और लेमन ब्रदर्स जो बैंक थी, इन्वेस्टमेंट बैंक अमेरिका की बहुत बड़ी, वो कोलैप्स करी थी। वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस आया था, उसे हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं। तो उससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ था कि जो इंडिया में रियल एस्टेट बूम कर रहा था, जैसे आप लोगों ने गुड़गांव रियल एस्टेट का बहुत सुना होगा कि 2008 में गुड़गांव रियल एस्टेट में प्राइसेस ऐसे जा रहे थे कि आप आज पैसे पता करने गए हो किसी एक फ्लैट के और आप 10 दिन बाद जाओ तो रेट में कुछ परसेंटेज का फर्क आपको दिख रहा था, और उसके बाद मार्केट कोलैप्स हो गया। तो रियल एस्टेट में अब जब 2008 में वो साइकिल कोलैप्स हो गई तो दोबारा से 2016 में स्टार्ट होनी थी। बट 2016 में वो स्टार्ट होनी जब स्टार्ट हुई तो डीमोनेटाइजेशन आ गया। तो उसकी वजह से पैसों का जो फ्लो है वो रुक गया, क्योंकि रियल एस्टेट में एकदम पैसा फ्लश होता है। इसीलिए इसमें पैसा कमाने की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा यहीं पे आता है। तो 2016-17 में जब डीमोनेटाइजेशन आया तब रियल एस्टेट पिक नहीं कर पाया, ठंडा पड़ा रहा मार्केट। उसके बाद फिर और टाइम निकला, 2020 में जैसे ही कैचअप करना स्टार्ट किया तो कोरोना आ गया।
फिर 2021 तक कोरोना बना रहा, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हुई और अब आप लोग देख रहे होंगे कि रियल एस्टेट मार्केट कितना बूम कर रहा है। तो अब ये जो रियल एस्टेट मार्केट जिसका तवा गर्म होना चालू हो रहा था 2016 में, उसे होना स्टार्ट करना था गर्म, तो गैस धीमे जल रही थी। अब देखो मैं इसे कुकिंग पे लेके आ रहा हूँ और आपको कितनी खूबसूरती से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो जब 2016 में तवा धीरे धीरे गर्म होना चालू हुआ, गैस तो तब से जल रही है, बट बार बार तवे पे पानी डाल दिया जा रहा है और तवा जो है वो अच्छे से गर्म नहीं हो पा रहा। एक बार पानी डिमोनेटाइजेशन का पड़ा, एक बार कोरोना का पड़ा, गैस नीचे कंटिन्यूअसली जल रही है। अब जितने लोग डोसा, उत्तपम ये सब चीज़ें बनाते होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा टेम्परेचर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप ठंडे तवे पे बैटर डालोगे थिन और क्रंची डोसा बनेगा, बट आप गर्म तवे पे डाल दोगे डोसे का बैटर तो वो बढ़िया डोसा नहीं बनेगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो फूड क्रिटिक। तो देखो इन दोनों चीज़ों को कैसे खूबसूरती से रिलेट करते हैं। तो अब तवे की गैस जल रही है, जलती जा रही है, ऊपर से बस बार बार पानी छिड़का जा रहा है, तो तवा गर्म है, इस चीज़ को आपको समझना है। और जैसे ही तवे को मौका मिला कि जैसे ही सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ठीक हुए, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे वो चीज़ प्ले आउट हो रही है, तो जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर ठीक होने चालू हुए, रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाली साइकिल आपकी 2022 से 2023 में बढ़नी चालू हुई है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट। तो अब ये यहां से आगे 8 साल तक तो मिनिमम चलेगी, फुल फ्लेम पे तवा गर्म हो रहा है और ऐसा 8 साल तक होगा। उसके बाद जो रियल एस्टेट मार्केट है वो धीरे धीरे कूल डाउन होना चालू होगा। तो जो लोग अभी इस दुविधा में हैं, इस चिंता में हैं कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बूम हो रहे हैं, कहीं ये बबल तो नहीं है, ये बबल क्रैश तो नहीं कर जाएगा, तो उसका अब मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू समझाता हूं कि कैसे डायनेमिक्स प्ले हो रहे हैं। आप सब लोगों को इन्फ्लेशन पता होगा, महंगाई का बढ़ना। महंगाई क्यों बढ़ती है? अगर मैं आज हर किसी को 100 रुपए बांट दूं तो 100 रुपए की रिलेटिव वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, वो 0 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है, यानी महंगाई क्यों होती है? क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना चालू होता है। लोग अपनी तरफ से तो पैसा पैदा नहीं कर सकते ना, वो तो किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक करती है। जैसे इंडिया के केस में आरबीआई हो गई। तो जब पैसे का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ता है उससे इन्फ्लेशन आता है। कैसे रियल एस्टेट मार्केट को गवर्न करती है? यूएसए में कोरोना के बाद से आपने देखा होगा, आपने कई जगह न्यूज़ में पढ़ा होगा कि सरकार पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रही है। इसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। उतनी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगा, बट आपको सरल भाषा से समझाता हूँ। अब सरकार ने जब बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दिया तो पैसा वहाँ के लोगों के पास पहुँचा। अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब अमेरिका के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और उन लोगों की इकोनॉमी, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, इन सब की इकोनॉमीज ठंडी हो रही है, इनका रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इन्हें अपनी इकोनॉमी में उतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में अपना पैसा लगाएंगे। और इमर्जिंग इकोनॉमीज के केस में सबसे बढ़िया कंटेंडर है अपना भारत। इसीलिए विदेश में जो एनआरआईज रहते हैं, जो एक टाइम पे रेमिटेंसेस बहुत भेजते थे इंडिया में, वो रेमिटेंसेस तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, बट रियल एस्टेट का मार्केट उठ रहा है इससे। तो बताइए आपको ये कैसा लगा? ये होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग। आप लोगों को इस चीज में मजा आया तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा MAG, मजा आ गया। तो जब वहां का पैसा यहां पे इंडिया में एकदम फ्लश हो रहा है, क्योंकि उन्हें यहां पे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। किन शहरों में पैसा पंप हो रहा है, इससे क्या मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि उन शहरों का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इंडिया में जितनी भी Tier 1 सिटीज हैं, Tier 1 कौन कौन सी हो गई? मेट्रो सिटीज जिन्हें आप कहते हैं। कोलकाता हो गया आपका, बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। तो ऐसे करके इंडिया में 8 से 10 आप Tier 1 सिटीज कंसीडर कर सकते हो। उसमें आपको ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ Tier 1 में नहीं जाना है, बट जो इंडिया के 8 से 10 बड़े शहर हैं उन्हें पकड़ लेना है मोटा मोटा। बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ की निटी ग्रिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे डिसीजन मेकिंग में और आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स आ जाएंगे, आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इंडिया के टॉप 8 से 10 शहर हैं, इनमें जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा बूम करेगी।
अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, जो कि पुरानी विचारधारा है, जो कि लोगों ने इधर उधर किसी से सुना है कि रियल एस्टेट में फ्लैट मत लो, प्लॉट ले लो। ये भी मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं। जो बड़े शहर हैं वहां पे प्लॉट बहुत महंगे आते हैं, और जो प्लॉट का सर्कल रेट होता है जिस पे रजिस्ट्री होती है, वो वैल्यू अभी कम रहती है। कि अगर 1 करोड़ का प्लॉट है, वैसे तो इतने में कोई प्लॉट नहीं आ रहा, बट अगर 1 करोड़ का प्लॉट है तो उसकी रजिस्ट्री आप 50 लाख की कराओगे, तो बैंक आपको रजिस्ट्री के ऊपर लोन देती है। प्लॉट की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो आपका ट्रांजैक्शन आउट ऑफ रजिस्ट्री ऑफिस, वो वाली चीज उसमें काउंट नहीं होती है। तो उसमें पहली चीज तो आप लेवरेज जनरेट नहीं कर पाओगे, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और भी इस तरह के 8 से 10 डायनेमिक्स हैं जो कि प्ले आउट करते हैं, जिस वजह से आपको टीयर 1 सिटीज में प्लॉट नहीं लेना है। लेना है आपको तो वो फ्लैट लेने हैं, मल्टी स्टोरी में या फिर लो राइज वाली में। तो ये तो हो गया इंडिया का रियल एस्टेट डायनेमिक्स। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंडिया में रियल एस्टेट जो गवर्न करता है वो मुंबई से गवर्न होता है। कैसे? जो भी ट्रेंड इंडिया के रियल एस्टेट में आपको दिखेगा वो पहले मुंबई में प्ले आउट हो चुका होगा। तो आप अगर मुंबई का रियल एस्टेट समझ लो तो वही सारी चीजें यहां पे आएंगी और चीजें अपने आप को रिपीट करती हैं। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई और इन्फ्लेशन बढ़ा, वही सेम चीज अभी कोरोना में हुई। तो मार्केट अपने आप को रिपीट कर रहा है, आपको केवल पैटर्न पकड़ना है और उस पैटर्न के हिसाब से अब वो पैटर्न कहां पे लगेगा उस चीज को गेस करके वहां पे इन्वेस्ट करना है। इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज सुनाई जाएंगी जिन्हें मैं टाइम के साथ डीबंक करूंगा। आज का ये वीडियो रियल एस्टेट के मैक्रो मार्केट के ऊपर था कि रियल एस्टेट होता कैसे है, परफॉर्म कैसे करता है, कितने टाइम का उसका लाइफ साइकिल होता है, उसमें बूम कब आता है, पीक कब आती है, रिसेशन कब आता है। ये सारी चीज़ें मुझे आपको आज समझानी थी, ये मैंने कन्वे कर दिया। अब वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल के 2 सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। ये जो मैं आपको रियल एस्टेट का मैग्निफिसेंट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, ये प्रॉमिस है मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।